वेलकम टू ज्योग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग टेम्परेचर देखे थे, लास्ट के दो एपिसोड में टेम्परेचर। अब कवर करेंगे सैलिनिटी। तो एक्चुअली में सैलिनिटी होती क्या है? व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी सिंपली मीन्स अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर यूनिट मास ऑफ द वाटर। तो पर यूनिट मास ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है। मतलब 1 किलो अगर वाटर लिया जाता है तो उसमें कितना ग्राम या कितना केजी अमाउंट सॉल्ट का है, जो डिजॉल्व सॉल्ट है। तो ये होता है क्या? सैलिनिटी। तो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर, तो इसे जनरली क्या देखा जाता है कि बेसिकली ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कितना ग्राम ऑफ साल्ट। तो अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखें तो इसका मतलब कि साल्ट ग्राम में अपॉन वाटर ग्राम में, ये एक रेशियो होता है। इसी रेशियो से सैलिनिटी डिराइव की जाती है। तो सिंपली ये मेजर किया गया है या 1 kg में। तो सिंपली ये मेजर किया जाता है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम साल्ट है। तो साल्ट कितना ग्राम है उसी को बोला जाता है सैलिनिटी। तो अगर हम लोग ओशन की बात किया जाए, जो पूरे ओशंस हैं, जो सी वाटर है, सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 है। इट मीन्स कि 1 किलोग्राम वाटर में 35 ग्राम साल्ट डिजॉल्व होता है। तो कंपोजिशन ऑफ साल्ट, कौन कौन से सॉल्ट्स पाए जाते हैं ओशनिक वाटर में? सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड 77.7%, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट। तो पहला क्या है? पहला NaCl, उसके बाद MgCl, उसके बाद Mg2SO4 Mg2SO4, फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फिर पोटेशियम KSO4। ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। सोर्सेस ऑफ सैलिनिटी क्या हैं जिससे सैलिनिटी बनती है? तो बेसिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सैलिनिटी क्या होता है? केमिकल विदरिंग। तो केमिकल विदरिंग जो रॉक्स का होता है, और फिर जो जो विदरिंग होती है कॉन्टिनेंटल रॉक्स की, फिर उससे जो विदर मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके नदियों द्वारा लाकर जब ओशन में झोंका जाता है या ओशन में डिपॉजिट किया जाता है, तो उससे में यही मेन सोर्स ऑफ सॉल्ट है। तो मेन ऑफ सोर्स ऑफ सॉल्ट क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होते हैं जब विदर्ड हो जाते हैं तो उसको नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है और नदियों में उसको इन्फ्लक्स किया जाता है। तो उससे क्या होता है? सॉल्ट ऐड होता है ओशन में। तो ये मेजर सोर्स है। इसके अलावा कुछ माइनर सोर्सेज भी हैं। 10 ओशनल सैलिनिटी बेसिकली 3 मेजर सोर्सेस हैं जिससे ओशनल सैलिनिटी डिराइव की जाती है। एक तो केमिकल विदरिंग से, जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होते हैं उनके केमिकल विदरिंग से, और विदर मटेरियल के रिवर के ट्रांसपोर्ट द्वारा डिस्चार्ज करने से। तो एक ही होता है कि जो विदर मटेरियल हैं, केमिकली विदर मटेरियल हैं, उनको रिवर द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये दूसरा डीगैसिंग ऑफ दी अर्थ। डीगैसिंग ऑफ अर्थ में क्या है कि अर्थ के अंदर जो सबमरीन वॉल्केनोज होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वॉल्केनिक एशेस के फॉर्म में या और ढेर सारे वॉल्केनिक मटेरियल के फॉर्म में ओशंस में ऐड होता है। तो ये दूसरा सोर्स है। फिर एटमॉस्फेरिक और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो एटमॉस्फेयर बायोलॉजिकल के इंटरेक्शन के साथ जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं या मरीन रिसोर्सेस होते हैं, उनके डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन से जो सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं ओशन में और वो मिक्सअप होते हैं ओशन वाटर के साथ, वो सॉल्ट क्रिएट करते हैं। तो वही 3 सोर्स है। एक तो केमिकली विदर मटेरियल, दूसरा गैस अर्थ के द्वारा जो डीगैसिंग की जाती है थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन, और तीसरा जो है एटमॉस्फेयर का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के थ्रू। जो रिवर द नाफा इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है सी सैलिनिटी को बढ़ाने में। जब कॉन्टिनेंटल रॉक की केमिकल विदरिंग होती है डिफरेंट प्रोसेसेस से,
जैसे कि कार्बोनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये सब विदरिंग प्रोसेसेस हैं, केमिकल विदरिंग प्रोसेसिंग है। तो जब कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, चिलेशन ईटीसी के द्वारा कॉन्टिनेंटल रॉक्स की विदरिंग होती है, तो इन विदर मटेरियल को नदियों के द्वारा बहाया जाता है। और ये जो फ्लो करता है ये सब विदर मटेरियल को, ये तो सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में फ्लो करते हैं या फिर ओवर लैंड फॉर्म, या दोनों के फॉर्म में फ्लो करते हैं। और फ्लो करते करते इनको ओशन में डंप किया जाता है, तो इससे साल्ट ऐड होता है ओशन में। बिसाइड दीज रिवर्स आल्सो इरोड रॉक्स ऑफ द वैली, इसके अलावा रिवर्स खुद भी इरोड करती हैं, जिन नदियों में बहती हैं, नदियों की घाटियों को इरोड करती हैं, तो वहाँ से क्या करती हैं, ये आयरन के सॉल्ट को ओशन में डिपॉजिट करती हैं। तो ये है रिवर का। और सेकंड जो सोर्स है वो वॉल्केनिसिटी है। वॉल्केनिसिटी क्या होता है कि ये फ्रिक्वेंटली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं ओशंस में अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ओशन में जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, तो उसमें क्या है, फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। तो ये फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं ओशंस में, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो जब ये सी फ्लोर स्पीडिंग होती है तो यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, और इरप्शन के थ्रू जो मटेरियल निकलता है, कुछ उसमें से साल्ट मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं ओशन वाटर के साथ। इससे क्या होता है कि साल्ट बढ़ जाता है। फिर अदर सिग्निफिकेंट सोर्सेज क्या है, एटमॉस्फेरिक और बायोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है, सर्टन गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर डिजॉल्व इन द ओशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, O2 गैस हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब एटमॉस्फेयर में होती हैं, और ये क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं ओशन में। जब ओशन में डिजॉल्व हो जाती है तो ढेर सारे केमिकल प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं, जिससे कि जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरीन मटेरियल्स होते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसी वाटर में मिल जाते हैं, और इस तरीके से सॉल्ट को ऐड करते हैं ओशन में। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, या 3 सोर्सेस ऑफ सैलिनिटी हैं। अब कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स देखते हैं जो सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो क्या करते हैं कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट इन डिफरेंट ओशंस एंड सीज आर कॉल्ड कंट्रोलिंग फैक्टर कहा जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स जो अमाउंट ऑफ साल्ट जो ओशन में डिजॉल्व होता है उसको अफेक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी बोलते हैं। तो इनमें क्या है कि इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, प्रिवेलिंग विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, सी वेव्स हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। तो द फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन सैलिनिटी आर ग्रुप इन 2 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसे फैक्टर्स जो ओशन की सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे इवापोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ आइस, ये क्या करते हैं कि ओशन में सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन, इवापोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ आइस। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। तो अभी ब्रीफ में देखो, इवापोरेशन से क्या होता है, इवापोरेशन से वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो अगर पर ग्राम किसी एक वैल्यूम में अगर 100 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 में 30 ग्राम साल्ट था, तो इवोपोरेशन के थ्रू क्या होता है, साल्ट का इवोपोरेशन नहीं होता है, केवल वाटर का इवोपोरेशन होता है। तो अभी तक जो रेशियो था 30/1000 था, मीन्स 3/100 था। इन केस क्या होता है कि 100 ग्राम इसमें से क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया। तो अब जो बचा वो क्या बचा, 30/900। तो इस तरीके से वाटर और सैलाइन हो गया, 3/100 आया करता था, 3/90 आ गया। तो अब क्या होगा, सैलाइन और हो गया। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स, इवोपोरेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आइस से क्या होता है, जब आइस फॉर्म होती है तो आइस का भी जो फॉर्मेशन होता है तो फ्रेश वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस जब फ्रेश वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ मटेरियल बचता है वो साल्ट ही होता है। इस तरीके से साल्ट ज़्यादा अमाउंट हो जाता है और आइस वाटर कम हो जाता है, क्योंकि वाटर आइस में चेंज हो जाता है, तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। फिर दूसरे क्या होते हैं, दूसरे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फैक्टर डिक्रीज करते हैं सैलिनिटी को। प्रेसिपिटेशन हो गया, रिवर रन ऑफ हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। तो इवोपोरेशन की बात करते हैं। तो इवोपोरेशन, सैलिनिटी और इवोपोरेशन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर इवोपोरेशन बढ़ता है तो सैलिनिटी बढ़ती है, और अगर किसी प्लेसेस पे इवोपोरेशन घटता है तो वहाँ पर सैलिनिटी, अगर इवोपोरेशन बढ़ता है तो सैलिनिटी बढ़ती है, और अगर इवोपोरेशन की मात्रा कम होती है, मतलब उसका उल्टा होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, सैलिनिटी घटती है।
In fact, the salt concentration increases with the rapid rate of evaporation. Evaporation due to the high temperature, और evaporation होता कहाँ है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और लो ह्यूमिडिटी हो, तो ऐसे रीजन में, स्पेशली ड्राई रीजन में ये कंडीशंस होती है। तो जहाँ पर इवोपरेशन वहाँ मेन फैक्टर होता है, तो हर जगह इवोपरेशन तो हर जगह होता है, थ्रू आउट द अर्थ होता है, लेकिन उन जगह पर इवोपरेशन मेन कंट्रोलिंग फैक्टर होता है जहाँ पर इवोपरेशन एक्सीड करता है प्रिसिपिटेशन को। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर इवोपरेशन एक्सीड करता है प्रिसिपिटेशन को, दैट मीन्स जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई होता है, वहाँ पर क्या होता है कि ये ड्राइनेस जो प्लेस का होता है वो कंट्रोल करता है सैलिनिटी को। तो ये देखा गया है तो कि इवोपरेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर विथ लो ह्यूमिडिटी कॉजेज द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन वाटर सैलिनिटी बिकम्स हायर। तो वही यहाँ पर इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है ड्राई कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल सैलिनिटी इज़ द हायर नियर द ट्रॉपिक्स दैन द इक्वेटर। इसी कारण क्या होता है कि हम लोग जानते हैं इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे समचुअस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन लगभग बराबर होता है इवोपरेशन से या कभी कभी एक्सीड कर जाता है। तो इसलिए ये जो इक्वेटोरियल एरिया होते हैं दे आर नॉट सुटेबल फॉर द हाई सैलिनिटी। तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी नहीं पाई जाती। रादर जब ट्रॉपिक्स पे आते हैं लगभग 23.5 डिग्री पे या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एरिया में, तो वहाँ क्या होता है उस प्लेसेस पे इवोपरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। इसलिए क्या होता है कि ड्राइनेस होता है। जब क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर केवल इवोपरेट होता जाता है, इवोपरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन तो होता नहीं है। तो इसलिए जब इवोपरेशन से किसी एक क्यूबिक एरिया क्यूबिक वॉल्यूम में जो वाटर में अवेलेबल सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और उससे क्या होता है सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इवोपरेशन ऐसे कंट्रोल करता है। सेकंड फैक्टर जो है आइस फॉर्मेशन। तो आइस फॉर्मेशन हाई लैटिट्यूड में होता है। जब हाई लैटिट्यूड में आइस फॉर्मेशन होता है तो इससे क्या होता है सी वाटर की सैलिनिटी बढ़ जाती है। क्यों? आइस वाटर से क्या होता है कि आइस वाटर से जब वाटर जो होता है आइस में तब्दील हो जाता है तो उससे क्या होता है कि फ्रेश वाटर की अमाउंट घट जाती है। जब फ्रेश वाटर की अमाउंट घट जाती है तो उसमें अवेलेबल साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और जब साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। और यही है कि व्हेन एवर टेम्परेचर ऑफ सी वाटर बिकम्स तो इट में बी नोटेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ आइस इन ओशन रिक्वायर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ द सी वाटर एंड देयरफॉर फ्रीजिंग ऑफ सच वाटर। तो वाटर फ्रीज होना जरूरी होता है। वेन एवर टेम्परेचर ऑफ साल्ट वाटर बिकम एट आर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सी वाटर एंड आर फ्रोजन टू फॉर्म आइस। तो वही क्या होता है कि वाटर अलग अलग हो जाता है और वाटर केवल आइस में चेंज हो जाता है और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है मीन साल्ट होता है वो बाहर निकल आता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। दस सी आई कंटेन्स फ्रेश वाटर ओनली लेस देन 30% ऑफ दी सी वाटर सैलिनिटी वेयर। तो अगर केस एक देखें इफ़ द सी वाटर, तो ये केस होता है, बस ये जानिए कि जो आइस फाउंड होता है तो उससे क्या होता है कि फ्रेश वाटर की अमाउंट घट जाती है और साल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो आइस फॉर्मेशन से भी रिडक्शन होता है सैलिनिटी में, सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। फिर प्रेसिपिटेशन हो गया। तो प्रेसिपिटेशन, तो सैलिनिटी और प्रेसिपिटेशन का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब प्रेसिपिटेशन बढ़ता है तो सैलिनिटी घटती है। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप देखा गया है। दैट्स वाई कि जहाँ जिस रीजन में हाई रेनफॉल होती है तो वहाँ पर क्या होता है सैलिनिटी लो होती है। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन में, और जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर क्या होता है हाई सैलिनिटी होती है। फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले एरिया में हाई सैलिनिटी पाई जाती है। द एक्स्ट्रा वाटर इन टेम्परेट एरिया सप्लाइड बाय द मेल्ट वाटर, और मेल्ट वाटर से क्या होता है कि वहाँ पर सैलिनिटी कम होती है। तो अगर इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है यहाँ प्रेसिपिटेशन हाई होता है इसलिए सैलिनिटी लो होती है, जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है प्रेसिपिटेशन लो होता है और यहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, इवोपरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, इसलिए सैलिनिटी यहाँ बढ़ जाती है। और टेम्परेट रीजन में क्या होता है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ऐड किया जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस से, इसलिए सैलिनिटी यहाँ पर डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन अफेक्ट करता है। अब अगला जो है कि वो इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। तो जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ स्पेशली बड़ी और वॉल्यूमस नदियाँ, जो बिग एंड वॉल्यूमस नदियाँ हैं, काफ़ी इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर लाती हैं और वाटर डिस्चार्ज करती हैं ओशंस में।
तो जो माउथ के अलॉन्ग क्या होता है, जहाँ डिस्चार्ज करती है वाटर, तो नदियों के माउथ पे क्या होता है, वहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है। एग्जांपल अगर गंगा के माउथ पे, कांगो के माउथ पे और अमेजन के माउथ पे कम सैलिनिटी पाई जाती है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इज मोर प्रोनाउंस इन इनक्लोज सी, और इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस फॉर्म में मिलता है इनक्लोज सी में। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सी का सैलिनिटी रिलेटिवली बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ डिस्चार्ज करते हैं। डेन्यूब हो गया, डेनिस्पर हो गया, नीपर हो गया, निस्टर हो गया। ये क्या करती हैं, जो अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है ब्लैक सी में रिड्यूस करती हैं। सैलिनिटी रिड्यूस टू 5 डिग्री सेल्सियस 5% इन गल्फ ऑफ बुथानिया। तो गल्फ ऑफ बुथानिया में भी बहुत ढेर सारी रिवर्स डिस्चार्ज होती हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पर बहुत कम सैलिनिटी पाई जाती है, 5%, और जबकि उसी के नियर बाई ओशंस में 30-32-35 के पास रहता है। ऑन द अदर हैंड जब इवोपोरेशन एक्सीड करता है, तो एक चीज़ याद रखना है कि सैलिनिटी तब डिक्रीज करती है जब इन्फ्लक्स ऑफ वाटर जो होता है, व्हेन द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, सैलिनिटी तब इंक्रीज होती है जब इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इवोपोरेशन से ज़्यादा होता है। जब इन्फ्लक्स जो होता है, नदियों द्वारा जो ऐड किया जाता है पानी, वो ज़्यादा होता है इवोपोरेशन से, तब क्या होता है कि डेंसिटी सैलिनिटी उस टाइम में डिक्रीज करती है। सैलिनिटी तभी डिक्रीज करेगी तो पानी जो ऐड होता है ओशन में, वो जो इवोपोरेट होता है, तो ऐड जो वाटर होता है वो ज़्यादा होता है, इवोपोरेशन कम होता है, तब वहाँ पर सैलिनिटी रिड्यूस होती है। और ऐसा केस हो कि जहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा हो और इन्फ्लक्स ऑफ वाटर कम हो, ऐसे एरिया में सैलिनिटी बढ़ती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मेडिटेरियन सी में ये देखा गया है कि वहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा होता है और सैलिनिटी कम होती है। जब वहाँ पर सैलिनिटी इवोपोरेशन ज़्यादा होता है और नदियों द्वारा जो उसमें पानी लाया जाता है, जो इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ मेडिटेरियन सी में हाई सैलिनिटी पाई जाती है। जबकि ब्लैक सी में क्या होता है, ब्लैक सी में इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, इवोपोरेशन कम होता है, इसलिए ब्लैक सी में रिलेटिवली कम सैलिनिटी पाई जाती है। तो एक ये इशू याद रखना है। तो और देयर अगर मेडिटेरियन की बात कर रहे हैं, देयर इज सीजनल वेरिएशन ऑफ द सरफेस सैलिनिटी विद द मैक्सिमम मिनिमम रन ऑफ फ्रॉम द लैंड। तो ये देखा गया है कि जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर डिफरेंस, सीजनल डिफरेंस भी होता है। विंटर के टाइम में क्या होता है, सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है, वहाँ पर विंटर में रैनफॉल होती है। जब विंटर में रैनफॉल होती है तो सरफेस रन ऑफ हो गया, नदियों द्वारा डिस्चार्ज किया गया वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, और इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है। जबकि गर्मी के टाइम में क्या होता है, वहाँ पर एक टाइप की एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है और वहाँ पर इवोपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को और रैनफॉल नहीं होती है, इसलिए सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक ये याद रखना है। फिर अगला फैक्टर है एटमॉस्फेरिक विंड डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक विंड डायरेक्शन भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो होती हैं वो स्टेबल, वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं और हाई टेम्परेचर क्रिएट करती हैं। और जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन कहाँ बनते हैं, हाई प्रेशर पे। जहाँ पर हाई प्रेशर बनते हैं वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, और जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पर परमानेंट स्टेबिलिटी होती है। तो जहाँ पर हाई प्रेशर के एरिया पे क्या होते हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे क्या होता है कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, एंटी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। और जो एंटी साइक्लोन होते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से क्या होता है कि यहाँ पर वार्मिंग होती है, एडियाबैटिक वार्मिंग होती है, और कंडीशन जो होता है, कंडीशन हमेशा ड्राई बना रहता है, और इसलिए ड्राई कंडीशन बना रहता है। यहाँ पर इवोपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हाई सैलिनिटी पाई जाती है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। जहाँ पर साइक्लोन्स पाए जाते हैं, जो साइक्लोनिक एरियाज होते हैं या फिर लो प्रेशर बेल्ट एरियाज होते हैं, वो वहाँ पर जनरली बहुत अच्छा प्रेसिपिटेशन होता है। वहाँ पर प्रेसिपिटेशन एक्सीड करता है इवोपोरेशन से, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन एक्सीड करता है इवोपोरेशन से, इसलिए यहाँ इन प्लेसेस पे क्या होता है, सैलिनिटी कम पाई जाती है। और जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है मतलब जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, और यहाँ पर इवोपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन से, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो एक ये है कि प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट क्या है, अगर हम लोग प्रेशर बेल्ट वाइज देखें तो प्रेशर बेल्ट कितने हैं, बेसिकली 4। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे यहाँ पर रिलेटिव सैलिनिटी कम होती है। फिर आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ेगी।
फिर क्या होता है कि सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर भी यहाँ सैलिनिटी डिक्रीज करती है। तो एक पैटर्न यही पैटर्न देखा ही जाता है, हर ओशन में ये पैटर्न देखेंगे कि शुरुआत क्या होती है इक्वेटर से सैलिनिटी बढ़ना चालू होती है। इक्वेटर पर मैक्सिमम नहीं होती, यहाँ पर रिलेटिवली लो डेंसिटी पाई जाती है, लो सैलिनिटी पाई जाती है। तो इक्वेटर पे रिलेटिवली लो सैलिनिटी पाई जाती है। फिर जब तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम सैलिनिटी पाई जाती है, और फिर उसके नॉर्थवर्ड जाने पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सैलिनिटी रिड्यूस करती जाती है। उधर से मेल्ट वाटर भी ऐड करता जाता है, इसलिए सैलिनिटी रिड्यूस होती जाती है। तो ये प्रेशर बेल्ट के सीक्वेंसेस हैं। प्रेशर बेल्ट तो दूसरा तो इसमें क्या है, दो चीज़ें प्रेशर बेल्ट देख लिए। अब विंड की डायरेक्शन देखते हैं, कैसे विंड अफेक्ट करता है। विंड कैसे अफेक्ट करता है, तो अगर हम लोग ट्रेड विंड की स्पेसिफिकली बात करें तो ट्रेड विंड क्या होती है कि अगर हम लोग एक ऐसे एक्सिस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं जहाँ पर ट्रेड विंड बहती है, तो ये ट्रेड विंड रीजन है। तो ट्रेड विंड रीजन क्या होता है, जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री और इक्वेटर तक होता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेड विंड कुछ ऐसे बहती हैं। जब ट्रेड विंड ऐसे बहती हैं तो ये क्या होती है कि जनरली जो वेस्टर्न को ईस्टर्न मार्जिन होता है ओशन का, वहाँ पर ये आप शोर होती हैं। तब जब जहाँ पर ये आप शोर होती हैं, आप शोर एरियाज में क्या होती है कि यहाँ पर अपवेलिंग करवाती हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट होता है ओशंस का, जो ओशंस का ईस्टर्न मार्जिन या ईस्टर्न कोस्ट होता है, वहाँ पर अपवेलिंग होता है तो सैलिनिटी लो होती है। और जबकि वेस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है कि इनके द्वारा लाए गए अपवेलिंग कारण लाए गए जो हीट कंटेंट होते हैं या वार्म वाटर होता है, वो यहीं पर डिपॉजिट किया जाता है, यहीं पर पाइलिंग अप होती है। तो इसलिए जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, तो जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे पाइलिंग अप ऑफ हीट वाटर होती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये होता है ट्रेड, कहाँ पर, इक्वेटोरियल एरियाज में, सॉरी ट्रेड विंड के रीजन में। और अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वेस्टर्लीज की बात करते हैं, तो वेस्टर्ली जनरली कहाँ से 30 से 60 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। तो 30 से 60 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। तो इनका डायरेक्शन क्या होता है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात किया जाए तो इनका डायरेक्शन इस तरीके से होता है। जब इस तरीके से होता है तो इस केस में क्या होता है कि जो ओशंस होते हैं, ओशन के स्पेशली नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ओशंस के वेस्टर्न मार्जिन पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ओशंस के वेस्टर्न मार्जिन पे क्या देखा जाता है कि ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑफशोर विंड होती है। जब अपवेलिंग होती है तो यहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है, तो सैलिनिटी कम पाई जाती है। और यहाँ पर ऑनशोर विंड होता है, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो विंड की अगर एक डायग्राम बनाए तो विंड और सैलिनिटी, तो ट्रेड विंड जब बहती है तो ओशंस के जो ईस्टर्न मार्जिन्स होते हैं और वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं, या कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न हो जाएंगे। अगर हम ओशन के ईस्टर्न मार्जिन होगा तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन, तो हम ओशन की बात कर रहे हैं। ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है कि ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग होती है, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है। जहाँ पर अपवेलिंग होता है वहाँ सैलिनिटी कम पाई जाती है। जबकि ओशंस के वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होती है, यहाँ पर पाइलिंग अप ऑफ वाटर होता है, इससे क्या होता है कि यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। और अगर हम लोग वेस्टर्लीज की बात करें तो वेस्टर्लीज केस में जो ईस्टर्न मार्जिन्स होते हैं, ईस्टर्न मार्जिन नहीं, यहाँ इसमें वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग होता है, या वेस्टर्न मार्जिन अपवेलिंग होता है तो वहाँ पर सी सरफेस वहाँ पर सैलिनिटी जो होता है वो कम होता है। और ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है, अपवेलिंग नहीं होता है, वहाँ पर पाइलिंग अप होता है, और इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये याद रखना है। तो हम लोग देखा कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये डायग्राम देखा कि जहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है सैलिनिटी कम होती है। और फिर ट्रेड विंड के पैटर्न को देखा, और फिर हमने वेस्टर्लीज के पैटर्न को देखा। फिर सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, तो इन जनरल अगर बात किया जाए तो इन जनरल क्या होता है, जो कोल्ड करंट्स होती हैं तो जनरली वो हाई लैटिट्यूड पर आती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वाटर की मेल्टिंग होता है। जब वाटर की मेल्टिंग होती है तो सैलिनिटी रिड्यूस होता है। तो सिंपली ये जहाँ पर भी कोल्ड करंट होती है वहाँ पर जनरली सैलिनिटी कम होता है, और जहाँ पर वार्म करंट होती है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होता है। वाटर, क्योंकि वार्म वाटर फ्लो करके ढेर सारे सलाइन वाटर को कंपाइल करता है एक जगह पर।
तो ओशन करंट्स अफेक्ट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी बाई मिक्सिंग सी वाटर। जो इक्वेटोरियल वार्म करंट होती है, एग्जांपल देखते हैं। इक्वेटोरियल वार्म करंट क्या करता है कि ओशन के जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, या उस वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की अगर बात करें यहाँ पर, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे, मतलब कॉन्टिनेंट भूल जाइए, ओशन की बात करते हैं। जो ओशन के ईस्टर्न मार्जिन्स होते हैं, तो इक्वेटोरियल करंट कहाँ बहती है? इक्वेटर पे बहती है। तो अगर इक्वेटर पे वो बहती है तो वो क्या करती है कि जो ओशंस के ईस्टर्न मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर अपवेलिंग क्रिएट करती है। जब अपवेलिंग होता है तो यहाँ पर लो सैलिनिटी पाई जाती है, सैलिनिटी यहाँ पर लो पाई जाती है। और जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं ओशंस के, ये ओशन है, जो ओशन के वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वाटर कम पाइलअप होता है और यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ा कॉन्टिनेंट के सेंस में देखते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंट लिखा है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है? अपवेलिंग होता है। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग होता है और ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे, दोनों सेम है। तो कॉन्टिनेंट है ये, एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग होता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट जो होती है वो वहाँ से किधर आ जाती है? जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके ईस्टर्न मार्जिन की तरफ, और इस तरीके से यहाँ से अपवेलिंग होती है और यहाँ पर जाके वाटर कंपाइल होता है, वार्म वाटर, और इससे क्या होता है कि यहाँ पर हाई सैलिनिटी और इस जगह पर लो सैलिनिटी बनती है। ये हो गया। फिर तो ये इसलिए जो इक्वेटोरियल वाटर्स होते हैं, इक्वेटोरियल वार्म करंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि ओशन के ईस्टर्न मार्जिन्स पे अपवेलिंग करते हैं, वहाँ पर लो सैलिनिटी क्रिएट करते हैं। और जो इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट ईस्टर्न मार्जिन होते हैं, सिंपली कॉन्टिनेंट के सेंस में देखते हैं तो ये कहते हैं कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग क्रिएट करते हैं, और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे क्या करते हैं? वहाँ पर सैलिनिटी की मात्रा बढ़ा देते हैं। गल्फ करंट की एग्जांपल ले सकते हैं। गल्फ करंट क्या करती है? ये इक्वेटोरियल थी, अगर हम लोग गल्फ करंट की बात करें तो गल्फ करंट क्या करती है? गल्फ करंट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ जो यूरोप है वहाँ पर सैलिनिटी की मात्रा बढ़ा देती है, क्योंकि वो सैलाइन वाटर को वहाँ तक बहा के लेके जाती है। फिर लैब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, तो वो क्या करती है? मेल्टिंग क्रिएट करती है, और उससे क्या होता है कि सैलिनिटी की मात्रा घट जाती है। और अब देखते हैं थोड़ा सा इनक्लोज्ड सी के केसेस में क्या होता है। तो इनक्लोज सी में जनरली क्या होता है कि हाई सैलिनिटी पाई जाती है, ओपन सी में लो सैलिनिटी पाई जाती है। लेकिन करंट का इफेक्ट क्या होता है? करंट का इफेक्ट ऐसा होता है कि सिंस की जो इनक्लोज सी होते हैं उनमें जो करंट हैं, जो करंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो करंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूरोप के इनक्लोज सी की बात करें, तो इनक्लोज सी जो यूरोप में है, नॉर्थ यूरोप में जो इनक्लोज सी हैं उनकी डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल बे ऑफ बोथनिया हो गया, हाँ, और मेडिटेरेनियन सी हो गया। इन सब की सैलिनिटी कम इसलिए होती है क्योंकि जो ओशन वाटर होता है, ओशन वाटर ज़्यादा डेंस होता है, वो इसमें मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी सैलिनिटी की मात्रा बढ़ती नहीं है। और जो ओपन सी होते हैं उनके केस में क्या होता है? ओपन सी में जो ओशियानिक वाटर होता है उसकी सैलिनिटी हाई होती है और मिक्सअप हो जाता है, इसलिए ओपन सी में क्या होता है कि सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है। तो एग्जांपल देख सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि वो सैलिनिटी की मात्रा नॉर्वेजियन सी और नॉर्थ सी में बढ़ा देता है, जबकि बे ऑफ बोथनिया तक नहीं पहुंच पाता है या मेडिटेरियन सी में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो इनक्लोज सी हैं, कहा कि ये नॉर्वेजियन सी और नॉर्थ सी क्या है, ये ओपन सीज हैं, इसलिए इसमें मात्रा बढ़ जाती है, और जबकि मेडिटेरियन सी में मात्रा नहीं बढ़ती है। और अगला फैक्टर जो है, तो ये सब फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं फिर से एक बार देखें तो इवोपोरेशन हो गया, आइस फॉर्मेशन, फिर प्रिसिपिटेशन, उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन हो गया, उसके बाद ओशियानिक सर्कुलेशन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो सैलिनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज सैलिनिटी जो पाई जाती है 35 पार्ट पर 1000 है, और इनके स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशन दिखाई देता है ओशन सी में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखते हैं, आते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल को भी कई कैटेगरी में लगाया गया है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सैलिनिटी इन जनरल क्या होता है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डिक्रीज करती है, लेकिन हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पर? इक्वेटर पर रिकॉर्ड नहीं होती है,
वो कहाँ रिकॉर्ड करती है? इट इज़ रिकॉर्डेड एट नियर कैंसर या ट्रॉपिक्स में मिलती है। ट्रॉपिक्स में क्यों मिलती है? वहाँ पर इवेपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। और 10 इक्वेटर पे 35 पार्ट पर 1000 सैलिनिटी है। फिर हाईएस्ट सैलिनिटी ऑब्जर्व किया गया 20 से 40 डिग्री नॉर्थ पर, बिकॉज कि इस जोन में वही इवेपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। हाई टेम्परेचर होता है, हाई इवेपोरेशन होता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन लो होता है, इसलिए 20 से 40 डिग्री नॉर्थ पर 36% सैलिनिटी पाई जाती है। ऑन एवरेज सैलिनिटी क्या है? 35 रिकॉर्ड की गई है 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फीयर में। द जोन बिटवीन 40 से 60 जो है दोनों हेमिस्फीयर में लो सैलिनिटी रिकॉर्ड करता है। तो 40 से 60 दोनों में, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर चाहे साउथ हेमिस्फीयर हो। तो देखिए हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ मिलता है? हाईएस्ट सैलिनिटी नॉर्थ हेमिस्फीयर में 20 से 40 के बीच में मिलता है, और साउथ हेमिस्फीयर में 10 से 30 के बीच में मिलता है। तो ये हाईएस्ट सैलिनिटी का जोन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 20 से 40 नॉर्थ के बीच में, और साउथ हेमिस्फीयर में 10 से 30 साउथ पे। यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी मिलती है दोनों हेमिस्फीयर की। जबकि 60 से 40 के जो लैटिट्यूड्स होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, यहाँ पर लो सैलिनिटी होती है 31 और 30। 40 से 60 नॉर्थ में 31 होता है, और 40 से 60 साउथ में 33 होता है। जो सैलिनिटी हो फर्दर रिड्यूस करती है। अब इसके बात करते हैं कि अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी फर्दर रिड्यूस करती है। तो इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल का एरिया जो होता है, यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ती है। तो सैलिनिटी बढ़ती है सब ट्रॉपिकल पे, यहाँ पर हाईएस्ट पहुँच जाती है, और जब हाईएस्ट पहुँचने के बाद करती है फिर रिड्यूस करती है सैलिनिटी। तो सैलिनिटी पहले बढ़ती है, फिर हाईएस्ट पहुँचती है, फिर रिड्यूस करती है। एक जनरल पैटर्न है हर हेमिस्फीयर का। हर हेमिस्फीयर पे पहले सैलिनिटी बढ़ती है, फिर हाईएस्ट पहुँचती है, फिर रिड्यूस करने लगती है। तो सैलिनिटी फर्दर डिक्रीजेस, तो हाईएस्ट के बाद सैलिनिटी फर्दर डिक्रीज करती है। और डिक्रीज क्यों करती है? तो अगर हम लोग देखें फिर से, तो अगर हम लोग बनाएं तो इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से पहले क्या होता है कि फिर मैक्सिमम पहुंचता है, हाईएस्ट जोन पहुंचता है, हाईएस्ट डेंसिटी जोन, हाईएस्ट सैलिनिटी जोन पहुंचता है, और उसका डिक्रीज करने लगता है, सैलिनिटी डिक्रीज करने लगती है। और यहाँ इंक्रीज क्यों करती है? यहाँ इंक्रीज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लो होता है। तो लो से हाई तरफ जा रहे हैं, और इधर करता है कि मेल्टिंग वाटर मेल्ट करता है, इसलिए सैलिनिटी रिड्यूस करने लगती है। तो पहले लो होता है, लो रिलेटिवली लो होता है, लो से हाईएस्ट पहुँचते हैं, फिर रिड्यूस होने लगती है। ये एक जनरल पैटर्न होता है। तो वही सैलिनिटी फर्दर पोल की तरफ रिड्यूस करती है, जैसे क्योंकि मेल्ट वाटर ऐड हो जाता है। ऑन एवरेज नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में तो नदर्न हेमिस्फीयर का सैलिनिटी क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर का सैलिनिटी है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की सैलिनिटी 34 है, और सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी 35 है। तो ये याद रखना है कि सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सदर्न हेमिस्फीयर रिलेटिवली कूलर होते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर वार्मर होते हैं, और सैलिनिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक चीज़ याद रखना है कि जो सैलिनिटी होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने से थर्मल एक्सपेंसन होता है वाटर का। जब वाटर का थर्मल एक्सपेंसन होता है तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है। जब अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है तो क्या होता है? सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन वाटर का ज़्यादा होता है, सैलिनिटी कम होती है, 34 पाया जाता है। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, और फिर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। ये केस याद रखना है। इस तरीके से हम लोग ये याद करेंगे कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सैलिनिटी 34 पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के कारण सैलिनिटी लो होता है। यहाँ पर 35 पाया जाता है, क्यों? यहाँ पर टेम्परेचर लो, मतलब कंपेरेटिवली, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी हाई होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन 4 जोन में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो 4 जोन कौन है? पहला जोन है इक्वेटोरियल जोन, जो होता है वो रिलेटिवली लो सैलिनिटी पाई जाती है। क्यों लो सैलिनिटी पाई जाती है? कहा कि यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल होता है, इसलिए सैलिनिटी रिलेटिवली लो होती है। लो नहीं होती, रिलेटिवली लो होती है। हाई होती है लेकिन रिलेटिवली लो होती है। फिर ट्रॉपिकल जोन जो होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी हमेशा पाई। तो यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी पाई जाती है। क्यों यहाँ पर इवेपोरेशन एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। फिर जो टेम्परेट जोन होते हैं, यहाँ पर लो सैलिनिटी पाई जाती है। लो सैलिनिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन ठीक ठाक होता है, और मेल्ट वाटर भी मिलता जाता है। और जो सब पोलर, ये टेम्परेट जोन हो गया, फिर सब पोलर या पोलर जोन होते हैं, यहाँ पर मिनिमम सैलिनिटी पाई जाती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मेल्ट वाटर बहुत ज़्यादा ऐड होता है और इसलिए यहाँ पर मिनिमम सैलिनिटी। तो ये 4 जोन में क्लासीफाई किया जा सकता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को। इट में बी नोटेड दैट मार्जिनल सी जो होते हैं ओशन के, जो ओशन को बॉर्डर करने वाले मार्जिनल सी होते हैं, उनमें सैलिनिटी रिलेटिवली कम पाई जाती है देन दियर सेंट्रल पार्ट। कोई एक सैलिनिटी वाला कोई एक इनक्लोज सी है तो उसके सेंट्रल पार्ट में क्या होता है कि सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है बल्क मार्जिनल सी, और जबकि जो लगा हुआ एरिया होता है यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है जो ओपन सी से लिंक्ड होता है। The salinity varies with the open sea according to the latitude, though it depends upon the ocean current, but there is no control of latitude on the distribution of salinity inland. तो जो ओपन सीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस लैटीट्यूड पे हैं। अगर हाई लैटीट्यूड पे ओपन सीज हैं तो वहाँ पर क्या होगी सैलिनिटी, और तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता, लैटीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका ओशन करने का कनेक्शन है कि नहीं है। अगर ओशन करंट के साथ कनेक्शन है तो अगर हाई सैलाइन वाला ओशन करंट होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, कम करंट वाला होगा तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दैट्स वाई जो बाल्टिक सी हैं, बाल्टिक सी में कंपेरेटिवली लोअर सैलिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ सी। क्यों? जो नॉर्थ सी होता है बहुत ओपन सी है, तो ओपन सी है और इसमें क्या होता है कि जो ओशियन वाटर है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है और यहाँ इन्फ्लक्स हो जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ सैलिनिटी बढ़ जाती है। जबकि बाल्टिक सी जो है वो रिलेटिवली इनक्लोज सी है और यहाँ पर इतना इसमें जो ओशन वाटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर रिवर डिस्चार्ज होती हैं, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है। फिर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस लैटीट्यूड पे सैलिनिटी क्या मिलती है। तो 10 से 15 डिग्री नॉर्थ पे 34.5 से 35% सैलिनिटी पाई जाती है। फिर 40 से 45 के बीच में 35-36 ये हाईएस्ट जोन होता है। फिर 50 से 40 पे 33 से 34 और फिर 70 से 50 के बीच में 30 से 31 पाया जाता है। और फिर सीधे इतना फैक्चुअल नहीं याद करना है। तो बेसिकली ये क्या था, ये लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे था। अब अगला रीजनल बेसिस पे, तो अगर रीजनल बेसिस पे देखा जाए तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड सीज इज डिस्क्राइब इन 2 वे में। पहला क्या है कि इंडिविजुअल सी के केस में और दूसरा सैलिनिटी ऑफ ऑल ओशन। तो जेंकिंस ने डिवाइड किया ओशन को सैलिनिटी के बेसिस पे। तो ऐसे सैलिनिटी जो नॉर्मल सैलिनिटी 35% है उससे ज़्यादा होते हैं। तो रेड सी में ज़्यादा पाया जाता है, पर्शियन गल्फ में ज़्यादा पाया जाता है, मेडिटेरियन सी में। तो रेड सी में 34 से लेकर 41 तक पाया जाता है, पर्शियन में 37 से 38 और मेडिटेरियन में 37 से 39। और फिर ऐसे जिन पर नॉर्मल सैलिनिटी पाई जाती है, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बास स्ट्रेट और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर ऐसे जो जिनमें कम पाया जाता है तो उसमें स्लाइटली इसमें आर्कटिक सी हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन सी हो गया, बेरिंग सी और ऑस्टक सी हो गया, ऐसे हो गए। और फिर कुछ होते हैं जहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, बाल्टिक सी हो गया, हडसन बे हो गया। अब अगला जो आता है वो सैलिनिटी वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन। तो अब ओशन वाइज देखते हैं। तो ओशन वाइज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी डिफरेंसेस पाया जाता है। वो शेप पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो सैलिनिटी जो इक्वेटर पे यहाँ पर 34.85 पाई जाती है और ये इंक्रीज़ करता है 35%, 15 से 20 पर 35% पहुँच जाता है। लेकिन ये हाईएस्ट कहाँ बनता है? इट इज़ स्टिल हायर, इट बिकम्स स्टिल हायर इन द सदर्न ओशन बिटवीन द सेम लैटीट्यूड। तो 15 से 20 के बीच में तो सदर्न हेमिस्फीयर में हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है और पैसिफिक ओशन में भी लगभग 15 से 20 डिग्री पर हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है 36% की। और तो सैलिनिटी बढ़ती घटती कैसे वो देखते हैं कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये इक्वेटोरियल वार्म करंट है, तो इसके द्वारा क्या होता है सैलाइन वाटर लाया जाता है। और ये क्या है कि एशियन कोस्ट पे यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। एशिया के कोस्ट पे सैलिनिटी अगेन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होता है सैलिनिटी यहाँ पर 35 के बाद क्या होता है अगेन डिक्रीजेस नॉर्थवर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक। यहाँ पर 31 होता है, वेस्टर्न पार्ट पे 31 पहुँच जाता है, डिक्रीज़ करता है क्योंकि यहाँ इन द ओखस्टक सी में वार्म कोल्ड वाटर रहता है, इसलिए सैलिनिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है आगे अगर बढ़ते हैं तो। और नियर मंचूरिया 34 पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मेल्ट वाटर ओयोसियो के द्वारा लाया जाता है फ्रॉम द बेरिंग स्टेट एंड ड्यू टू द वीकनिंग अभी कोलोसियो वार्म करंट होता है वीकन हो जाती है। इस जगह पर कोलोसियो वार्म करंट वीकन हो जाती है और यहाँ पर ओयोसियो आती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है और कोल्ड वाटर ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए सैलिनिटी कम होती है।
सैलिनिटी आल्सो डिक्रीजेज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, मिडिल अमेरिका और पेरिवियन कोस्ट। और इस पूरे कोस्ट के सारे भी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कोस्ट अपवेलिंग एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर कोल्ड करंट्स होती हैं और अपवेलिंग होता है। और कोल्ड करंट अपवेलिंग से क्या होता है, दो चीज़ें प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसफर ऑफ वाटर होता है और अपवेलिंग से कोल्ड आता है, जिसके कारण यहाँ पर सैलिनिटी कम होता है। जब साउथ ऑफ द हाई सैलिनिटी जोन 15 से 20 के साउथ में क्या देखा जाता है कि इन द सदर्न हेमिस्फीयर में ये 15 से 20 का जो मैक्सिमम यहाँ पर 36 पाया जाता है, उसके साउथ में क्या होता है, सैलिनिटी इट बिकम्स लो अलॉन्ग द पेरुवियन कोस्ट पे लो हो जाती है। और चिलियन कोस्ट पे लो सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड इन द फ्रंट ऑफ द येलो रिवर यांगटीजी। और यहाँ पर भी यांगटीजी पे जहाँ पर नदियाँ गिरती है वहाँ पर भी कम हो जाता है। अब अटलांटिक ओशन में देखते हैं, तो अटलांटिक ओशन में ये डायग्राम देख सकते हैं, अभी देखते हैं उस डायग्राम को। तो अटलांटिक ओशन में जो एवरेज सैलिनिटी है अटलांटिक ओशन में वो 35.67 है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ नॉट ऑब्जर्व एट इक्वेटर, और थोड़ा सा नॉर्थ में 15 से 20 में हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है। 15 से 20 पर सैलिनिटी रिकॉर्डेड 5 डिग्री पर 34, 5 डिग्री नॉर्थ पे 34 है, 15 डिग्री नॉर्थ पे 36 पाया जाता है, और 15 डिग्री साउथ पे क्या पाया जाता है, 37% पाया जाता है। और ये पैटर्न देखा गया है कि रिस्पेक्टिवली इंडिकेट इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सैलिनिटी फ्रॉम इक्वेटर। तो इक्वेटर से ट्रॉपिक पे जाने पर, जब यहाँ देखा जाए तो ये है, इक्वेटर से जब ट्रॉपिक पे जाते हैं तो सैलिनिटी बढ़ती जाती है। और ट्रॉपिक पे क्या है कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात किया जाए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 30 से 20 पर क्या होता है कि मैक्सिमम पहुँच जाती है, 37% यहाँ पर सैलिनिटी होती है। उसके बाद सैलिनिटी फिर रिड्यूस करने लगती है। तो सैलिनिटी जब रिड्यूस करने लगती है तो क्या होता है कि अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्ट देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट में सिंस यहाँ पर लेब्राडोर की करंट आती है और रिवर वाटर भी डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए लो सैलिनिटी पाई जाती है। और थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे वेस्टर्न कोस्ट के सहारे तो सैलिनिटी लोवेस्ट होती है। जबकि अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट देखें या ईस्टर्न मार्जिन देखें अटलांटिक ओशन का, तो यहाँ पर अब भी हायर सैलिनिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो गल्फ स्ट्रीम से जो ये जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का आती है, यहाँ पर सैलिनिटी को हाई बनाया जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम कैरी करती है सलाइन वाटर फ्रॉम द अमेरिकन कोस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न, तो सैलिनिटी यहाँ पर हाई बनी जाती है। जो मैक्सिमम सैलिनिटी रिकॉर्ड किया गया है सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात किया जाए, अब सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये 12 से 20 डिग्री नॉर्थ पर मैक्सिमम सैलिनिटी रिड्यूस की जाती है। तो मतलब 0 से 12 तक सैलिनिटी बढ़ती है और इसके बाद सैलिनिटी रिड्यूस होने लगती है। लेकिन इसमें भी वेरिएशन पाया जाता है कि अगर हम इसमें वेस्टर्न कोस्ट देखें तो वेस्टर्न कोस्ट पे ऊपर की तरह यहाँ से उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ीलियन करंट बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिवली हाई सैलिनिटी पाई जाती है, क्योंकि वार्म करंट क्या होती है, सैलाइन वाटर यहाँ डिपोजिट करती है। और यदि वेस्टर्न मार्जिन देखा जाए, इसका ईस्टर्न मार्जिन देखा जाए, तो यहाँ वेंगुला करंट बढ़ती है और अपवेलिंग क्रिएट करती है, इसलिए यहाँ पर लो सैलिनिटी पाई जाती है। तो इस तरीके से अटलांटिक ओशन हो गया। इट में भी मेंशन दैट की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस सैलिनिटी ऑफ द ओशन एंड सी इज प्रेजेंटेड बाय द आइसो अलायंस का यूज किया जाता है। और आइसो अलायंस का यूज़ किया जाता है, और लाइंस दैट ज्वाइन द प्लेसेस ऑफ द इक्वल सैलिनिटी उन्हें मैप पे शो किया जाता है। सैलिनिटी वेरिएशन इन इनलैंड और लेक में कैसे वेरिएशन होता है। द अमाउंट ऑफ साल्ट इन इनलैंड्स एंड लेक इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ इवोपोरेशन। तो जो सैलिनिटी है किसी एक इनलैंड या लेक में, वो डिपेंड करता है इवोपोरेशन, टेम्परेचर, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द आउटलेट पर डिपेंड करता है। जब भी कोई रिवर कम्स आउट ऑफ द लेक तो सैलिनिटी वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज साल्ट इज टेकन आउट ऑफ द वाटर बॉडीज फ्रॉम द रिवर। और जब इन्फ्लक्स ऑफ वाटर नदियों का बढ़ता है लेक में, तो उससे क्या होता है, सैलिनिटी रिड्यूस करती है। तो अगर किसी एक लेक की बात करते हैं, अगर इसमें जो इन्फ्लक्स जो है, अगर इन्फ्लक्स इज ग्रेटर देन इवोपोरेशन, अगर इन्फ्लक्स इज ग्रेटर देन इवोपोरेशन, तो इसकी सैलिनिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली रिड्यूस करेगी, कम रहेगी, लो सैलिनिटी रहेगी। अगर यहीं पर क्या होगी, ऐसा इनक्लोज सी हो जहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा हो इन्फ्लक्स से, तो ये कहा होगा लो सैलाइन होगी। तो वो केस देखा जा सकता है, जैसे कि लो सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, कैस्पियन सी में, बिकॉज एडिशन ऑफ काफ़ी नामस वाटर ऑफ अमाउंट यहाँ पर होता है, ऑपरेशन कम होता है, जितना इन्फ्लक्स होता है ज़्यादा वो ज़्यादा होता है, ऑपरेशन कम होता है। और फिर हाई सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, जैसे हाई सैलाइन एरिया हो गए, ग्रेट लेक हो गया, ग्रेट सी हो गया, लेक वन हो गया, यहाँ पर हाई सैलाइन वाटर। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, बस थोड़ा सा बचा है।
तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई एक डिफिनिट ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बढ़ता भी है सैलिनिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, ये बढ़ता भी दिखाई देता है और कहीं कहीं घटता भी दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल सैलिनिटी ऑन द सदर्न बाउंड्री ऑफ अटलांटिक 30% है, तो सदर्न बाउंड्री ऑफ अटलांटिक पे 30% है, बट वो इंक्रीज 200 फैथम पे 34 पहुंच जाता है। तो सदर्न बाउंड्री ऑफ अटलांटिक पे सरफेस पे कितना मिलेगा 33, और नीचे जाने पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। फर्दर वो और 600 फैथम पे और बढ़ जाती है, 34.7 हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सैलिनिटी सरफेस की बात किया 37% होती है, और जबकि ग्रेटर डेप्थ पे 35 पाई जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यहीं से पता चलेगा। तो सैलिनिटी जो हाई लैटिट्यूड जो होता है, जहाँ पर हाई लैटिट्यूड्स होते हैं, तो ये हाई लैटिट्यूड का डायग्राम है। तो जो हाई लैटिट्यूड होते हैं वहाँ पर सैलिनिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ क्या होता है, इंक्रीज़ करती है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है। तो ये हाई लैटिट्यूड पे क्या होती है कि सैलिनिटी इंक्रीज़ कर रही है, ये सैलिनिटी है, ये सैलिनिटी का डायग्राम है। तो सैलिनिटी इंक्रीज़ करती है, फिर क्या करते हैं कि पहले स्लोली इंक्रीज़ करती है, फिर काफ़ी शार्पली इंक्रीज़ करती है। जहाँ पर शार्पली इंक्रीज़ करती है उसे होलोक लाइन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर स्टैग्नेंट कर जाती है। तो हाई लैटिट्यूड पे क्या होता है कि हाई लैटिट्यूड पे हम लोग देखते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हाई लैटिट्यूड पे सैलिनिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इंक्रीज करती है, और एक मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, डेप्थ के साथ सैलिनिटी बढ़ती है। द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज कन्फाइंड टू द लेवल ऑफ 200 फैथम तक वो इंक्रीज करता है। और फ्रॉम द सरफेस इन द मिडिल लैटिट्यूड, तो मिडिल लैटिट्यूड में क्या होता है कि 200 फैथम तक इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या करता है, फिर से डिक्रीज करने लगता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो ये कुछ है कि पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगता है 200 फैथम के बाद। तो 200 फैथम का डिक्रीज करने लगता है। ऐसा होता क्यों है कि सैलिनिटी इज लो एट द सरफेस एट द इक्वेटर, लेकिन इक्वेटर की बात किया जाए तो ये मिडिल लैटिट्यूड का हो गया, और लो लैटिट्यूड की बात किया जाए, इक्वेटर की बात किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू हाई रेनफॉल जो सरफेस पे सैलिनिटी होती है वो लो होती है। तो सरफेस पे सैलिनिटी लो होगी, फिर क्या होता है कि लो सैलिनिटी, फिर सैलिनिटी बढ़ती है, उसके बाद सैलिनिटी फिर रिड्यूस होने लगती है। हाई लैटिट्यूड पे क्या होता है, पहले सैलिनिटी घटती जाती है, सॉरी उल्टा बत गया। तो हाई लैटिट्यूड पे क्या देखा था, हाई लैटिट्यूड पे सैलिनिटी क्या होती है कि सैलिनिटी बढ़ती है और फिर रिड्यूस होने लगती है। तो ये हाई लैटिट्यूड पे होता है। जबकि लो लैटिट्यूड पे क्या होता है कि पहले सैलिनिटी ऊपर कम होती है, और जब सैलिनिटी ऊपर कम होती है फिर बाद में बढ़ती है, फिर बाद में क्या होता है, नीचे सैलिनिटी बढ़ती है, सैलिनिटी घटती है। सॉरी यहाँ दिया है इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, सैलिनिटी इज लो एट द सरफेस, तो सरफेस पे सैलिनिटी लो होती है। फिर क्या होता है कि एट द इक्वेटर ड्यू टू द हाई रेनफॉल एंड ट्रांसफर ऑफ द वाटर थ्रू द इक्वेटोरियल करेंट, बट द हायर सैलिनिटी इज नोटेड बिलो द वाटर सरफेस, और फिर उसके बाद क्या होता है वाटर पे लो हो जाती है। तो इस तरीके से डायग्राम देख सकते हैं कि जो लो लैटिट्यूड होते हैं वहाँ पर सैलिनिटी क्या होती है कि सरफेस सैलिनिटी पहले रिड्यूस करती है, उसके बाद क्या होती है कि बढ़ने लगती है, और यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ने लगती है, विद इंक्रीजिंग डेप्थ बढ़ती है, यहाँ पर विद इंक्रीजिंग घटती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें मेंशन करके डेप्थ ऑफ द जोन 300 से 1000 कैरेक्टराइज बाय द वेरिंग ट्रेंड ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर एंड सैलिनिटी। तो 300 से 1000 के बीच का जो डेप्थ होता है उसमें काफ़ी साफ चेंजेज आते हैं, चाहे वो सैलिनिटी में हो, सी वाटर में हो या टेम्परेचर में हो। तो ये एक टाइप के लाइन्स होते हैं। दिस जोन इज करेक्टराइज बाई रैपिड चेंज ऑफ सी डेंसिटी इसलिए चेंज होती है क्यों चेंज होती है विथ इंक्रीज इन डेंसिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। लो लैटिट्यूड में क्या होता है कि डेंसिटी की बात किया जाए, स्पेशली डेंसिटी की बात किया जाए, तो लो लैटिट्यूड में क्या होता है कि जैसे लो लैटिट्यूड में डेंसिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ के बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है। और हाई लैटिट्यूड में क्या होती है, हाई लैटिट्यूड में कांस्टेंट रहती है। और अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एंड दिस जोन रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो वो डिक्रीज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो लो लैटिट्यूड में क्या होता है, लो लैटिट्यूड में टेम्परेचर डिक्रीज करता है लगभग 1000 की डेप्थ तक। और जब हम लोग सैलिनिटी की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड दिस जोन रिप्रेजेंटेड अ रैपिड चेंज ऑफ सैलिनिटी। तो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है
सैलिनिटी होती है वो लो लैटिट्यूड में विद द इंक्रीजिंग डेप्थ डिक्रीज करती है, इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ डिक्रीज करती है सैलिनिटी। तो ये क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ सैलिनिटी डिक्रीज करती है, इसमें बना है। तो विथ इंक्रीजिंग डेप्थ सैलिनिटी डिक्रीज कर रही है लो लैटिट्यूड पे। और जबकि हाई लैटिट्यूड क्या होता है, ऑन द हाई लैटिट्यूड क्या होता है कि हाई लैटिट्यूड पे विद इंक्रीजिंग डेप्थ सैलिनिटी इंक्रीज करती है, सैलिनिटी इंक्रीज करती है। और ये जो ये साफ इंक्रीज या डिक्रीज वाले फेज होते हैं इन्हें हाइलोक्लाइन बोला जाता है। इट इज अपीयरेंस फ्रॉम बिलो दैट द थर्मोक्लाइंस एंड पिक्लोक्लाइंस रिवील अपोजिट ट्रेंड। तो ये अपोजिट ट्रेंड है। तो एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा पता जाएगा कि अगर हम लोग ये बात किया जाए कि टॉपिक और सब टॉपिक की बात किया जाए तो पिकोक्लाइन और थर्मोक्लाइन ये कॉन्साइड करते हैं। कॉन्साइड इन द सेंस ये करते हैं कि लगभग सिमिलर पैटर्न देखा जाता है, सेम डायग्राम पर देखा जाए, लेकिन रिवर्स साइड में। और फिर अगर पिक्लोक्लाइन की बात किया जाए और हेलोक्लाइन ये कॉन्साइड करते हैं मिडिल लैटिट्यूड में। और हाई लैटिट्यूड में क्या देखा जाता है कि यहाँ पिक्लोक्लाइन नहीं मिलती है और थर्मोक्लाइन नहीं मिलती है। हाई लैटिट्यूड में क्या होता है, हेलोक्लाइन जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं। रिवर्स इन द सेंस क्या होते हैं कि विद इंक्रीजिंग डेप्थ उनकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। जबकि लो लैटिट्यूड में क्या होता है कि विद इंक्रीजिंग डेप्थ सैलिनिटी रिड्यूस करती है। तो इस टाइप से हाई लैटिट्यूड पे रिवर्स बनता है। तो ये हो गया। थोड़ा सा आप देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी क्या है। सैलिनिटी की ढेर सारा सिग्निफिकेंस है। एक तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब क्या कहते हैं सैलाइन ज़्यादा सैलाइन वाटर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बढ़ना इन द सेंस कि फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है वाटर वो -1.9 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर सैलिनिटी और डेंसिटी का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर किसी स्थान की सैलिनिटी बढ़ती है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। फिर इवोपोरेशन इज कंट्रोल्ड बाई सैलिनिटी। तो जहाँ पर ज़्यादा सैलाइन वाटर होता है वहाँ पर क्या होता है कि इवोपोरेशन का रेट लोअर होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो इवोपोरेशन कम होता है वहाँ पर। और फिर क्या होता है, स्पेशल वेरिएशन इन द सी वाटर पाया जाता है। सी वाटर सैलिनिटी बिकम्स पोटेंट फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ करंट। तो सैलिनिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर डेंसिटी जाती है, वाटर सिंक करता है और इसलिए करंट बनते हैं। तो ओशन सैलिनिटी अफेक्ट द मैराइन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट कम्युनिटी को भी अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग सैलिनिटी देखें। अब थोड़ा सा बचा हुआ है एक छोटा सा पॉइंट, वो है डेंसिटी। डेंसिटी देखेंगे बाद में।